अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति बरकरार रखने के तरीके, रंगीन चेरी टमाटर की खेती में किए जाने वाले जरूरी कार्य, अपने हरियाणा के किसान फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कर रहे हैं। सालों से एक या दो ही फसलों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का गहरा असर हमारे कृषि योग्य भूमि पर एवं जल स्तर पर पड़ रहा है। अब किसानों के साथ ही कृषि विशेषज्ञों को इस बात की चिंता काफी सताने भी लगी है कि किस तरह से भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखा जा सके और घटते जल स्तर को किस तरह से काबू किया जा सके। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उचानी स्थित केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अरोड़ा से। देखिए, इस देश में जब से हरी क्रांति आई है तो लगातार सघन खेती हम कर रहे हैं। फसलों की उत्पादकता, उनकी फसल लेने की क्षमता हमें बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, हमारे जो ज़मीन का स्वास्थ्य गिरा है और साथ में पानी का स्तर भी कम हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 65 से 70% जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार खेती ही है। सन 1960 के दशक में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में हरित क्रांति आई। हम आत्मनिर्भर अवश्य हो गए, परंतु परोक्ष रूप से हमारी धरा का बुरा हाल है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में तत्वों का संतुलन बिगड़ गया। तो इस सब को हमने मेंटेन करना है, इसको हमें सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए कुछ हमें उपाय करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि जो किसान अपने भूमि में जितनी भी खाद डालते हैं वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर डालें। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी का परीक्षण हो और उसके बाद उसकी खाद की पूर्ति करें। और रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक खादों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस समय हम मूंग के खेत में खड़े हैं, तो ये मूंग का खेत, मूंग हमने इसलिए लगाया है कि ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा सकें। ये मूंग क्या करता है कि इसकी जो जड़ें हैं, इसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। दाने लेने के बाद जो बाकी कुछ बचा हुआ पदार्थ हैं वो सारा का सारा हम ज़मीन में डालेंगे तो जैविक पदार्थ भी बढ़ेगा और इसके लगाने से हमारे को जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भी हमें स्थिरीकरण होता है, तो उससे आने वाली फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। तो कुछ इस तरह के उपाय हैं। उसके इस मूंग की खेती के साथ साथ हमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे ढैंचा है, ढैंचे की बिजाई कर सकते हैं हम जब खाली खेत हो, तो उसको भी हम अपने ज़मीन में डाल सकते हैं। ढैंचा लगाने से क्या होगा, ढैंचा लगाने से हमारा
इसी तरह से जैसे मूंग होता है उसी तरह से ये ढैंचा भी वायुमंडल से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है और उसके अलावा जमीन को वो पोला बनाता है, उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, तो जो पोषक तत्व नीचे निहित पड़े हैं उसको अपने अंदर वो समा लेता है और उसको बाद में हम जमीन में पलट देते हैं। तो जो पोषक तत्व नीचे पड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं और अगली फसल को मिल जाते हैं और हमें रासायनिक खादें कम प्रयोग करनी पड़ती हैं ऐसे केस में। इसके अलावा हम देसी खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद है। गोबर की खाद जैसे रूढ़ी कुरुड़ी पड़ी होती है, उसके लिए क्या है कि हम उसको अच्छी तरह से सड़ा गला कर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए एक उपाय हमने सुझाया है कि अगर आप गोबर की कुरुड़ी पड़ी है और तो उसमें आप 70% मॉइस्चर डालकर, यानी कि पानी से उसको तर करके काले पॉलीथीन के साथ उसको ढक दें, तो उसके बाद 2-3 महीनों के बाद वो खाद तैयार हो जाती है और उसके लिए हमें कोई खड्डों में डालने की ज़रूरत नहीं उसको। उसके लिए सीधा ही काला पॉलीथीन उसके ऊपर डाल के उसको सड़ाया गलाया जा सकता है। और इसके अलावा हमारी गन्ने मिल से कुछ गन्ने की मैली मिलती है जो कि बहुत अच्छा कारगर खाद है और वो भी ज़मीन में डाला जा सकता है। उससे क्या होगा कि ख़ास तौर पे जो कलर वाली ज़मीनें हैं वहाँ वो उसका सुधार करता है गन्ने की मैली, और साथ में उसमें सारे पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। तो हमारे और साथ में जैविक पदार्थ, जो एक महत्वपूर्ण बात है मृदा स्वास्थ्य के लिए, वो भी उससे पूरा होता है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे टीके हैं जो फसलों में लगाए जाते हैं और वो जैसे मैंने पहले बताया भी मूंग में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसी तरह से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उनमें अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम दाल वाली फसलों में लगता है, मूंग में लगता है, तो चने में लगता है। तो उनसे अगर आप इस तरह के टीके लगाते हैं तो आपकी नाइट्रोजन की खपत को काफ़ी कम किया जा सकता है और साथ में आपको जीवाणु भी उस ज़मीन में बढ़ेंगे और वो आगे वाली फसलों के लिए भी काम आएंगे। अभी मैंने ये 4-5 उपाय बताए, उसके अलावा दो तीन और हैं जिनके बारे में मैं और जिक्र करना चाहूँगा। एक है केचुए वाली खाद। जितने भी आपका कूड़ा करकट है या बचे हुए पदार्थ हैं उसका भी आप अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं। इस विधि का आप कई स्थान जो है ना इसकी ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे NDRI है या हमारा भी संस्थान कई बार ट्रेनिंग करता है और उसमें जैविक पदार्थ बढ़ेगा आपका ज़मीन का और ज़मीन में केचुए भी बढ़ेंगे, तो उससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी और भूमि का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। जो हमारे जितने भी पदार्थ हमारे ज़मीन में दाना लेने के बाद होते हैं, क्या करते हैं हम, चाहे वो पराली हो चाहे भूसा हो, उसको हम जला देते हैं खेतों में। तो उससे क्या है कि वायुमंडल में हमारे एक तो प्रदूषण फैलता है, दूसरा हम जो जैविक पदार्थ हम जला रहे हैं उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसको नहीं जलाना है हमने और उसका ये कोशिश करनी है कि उसको जितना बहा सकें और उसके लिए हम ज़मीन में उसको डाल सकें तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप सघन खेती कर रहे हैं तो जैविक पदार्थ बढ़ाने के लिए आप रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करें। जैसे मैंने 4-5 ये बताई हैं, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जैविक पदार्थ बढ़ेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा प्रदेश के किसान भी पीले रंग का चेरी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसकी मांग दिल्ली सहित कई मेट्रो शहरों में अधिक है तथा बाहरी देशों में भी इसे काफी पसंद किया जा रहा है। हरियाणा स्थित करनाल के घरौंदा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में वैज्ञानिक 2 साल से रंगीन चेरी टमाटर की खेती कर रहे हैं और इसकी मांग भी लगातार काफी बढ़ चुकी है। इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर वेद से। टमाटर आप मार्केट में देख रहे हो, कॉमर्शियली जो टमाटर होता है रेगुलर जिसको हम बोलते हैं मोटे वाला, वो सब्जी के लिए स्पेशली यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक चेरी टोमेटो की काफ़ी कुछ वैराइटीज़ जो हमने ट्रायल में यहाँ लगाई गई हैं, उनका जो टेस्ट है, उनमें जो जूसीपन है, वो काफ़ी फार्मर्स को, कस्टमर्स को और VIPs में बहुत अच्छा इनका स्कोप है। तो पॉली हाउस के लिए हमें या वॉक इन टनल लगा सकते हैं या बड़े वाला NVPH लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसान की लागत क्या है। तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग आप छोटे से भी कर सकते हो। जहाँ हम खड़े हैं वॉक इन टनल जिसको बोलते हैं। पॉली हाउस के जो स्पेशल बीज होते हैं वो सारे हाइब्रिड होते हैं और ये हाइब्रिड थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं। तो बात करते हैं फिर हम इसके हाइब्रिड बीज की। तो यहाँ जो हमने चेरी टोमेटो लगाया हुआ है, येलो चेरी, जो पीले वाला चेरी आप देख रहे हो, इसकी जो बीज की जो कॉस्टिंग है लगभग 8 से 10 रुपये पर सीड ये मार्केट में मिलता है। और इसको लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है, इसको जुलाई अगस्त में हम पौध तैयार करते हैं। लगभग आपके 25 से 30 दिन की इसकी पौध ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है। तो हम सितंबर स्टार्ट में इसकी पौध ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हमें करना क्या है, इससे पहले जब हम अपनी पौध तैयार करते हैं जैसे जुलाई में, तो उस स्टेज में हमें क्या करना है, यहाँ हमें अपनी मिट्टी तैयार करनी है, अपने खेत को तैयार करना है। इसमें हम सबसे पहले सॉइल सैंपल और पानी की रिपोर्ट वो हम देखते हैं। एक बार वो चेक करने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसका सॉल्यूशन उसी बेस पर करते हैं। और इसके अलावा फार्मर्स को इसमें ऑर्गेनिक मैटर एंटर करना होता है। उस केस में आप सड़ी गोबर की खाद लगभग 60 क्विंटल या फिर वर्मी कंपोस्ट 2 से 4 किलो पर स्क्वायर मीटर आप वो ऐड कर सकते हो। बेड जो हम तैयार करते हैं, तो हमारा जो पहला बेड हम तैयार करते हैं वो उसका जो नीचे का बेस होता है, आधार जिसको बोलते हैं, जिसकी नींव होती है, वो नीचे से 80 सेंटीमीटर की होती है। और जैसे हम बेड को ऊपर आके उसका जो टॉप हम छोड़ते हैं, टॉप उसका 45 यानी 45 सेंटीमीटर का हम छोड़ते हैं। और हमारी जो बेड की हाइट की बात आती है तो हम हाइट अपना आधा, 1 या 2 फुट कितना भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है टोमेटो के केस में मल्चिंग। और प्लास्टिक की मल्च हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ चेरी टमाटर का पौधा 20 फीट से लेकर 35-40 फीट तक चला जाता है। तो उस केस में हम प्लांट को बेड के ऊपर ही मैनेज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो हमारा फल है, जो हमारा टमाटर लगा हुआ है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो, इसलिए मल्च का लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर बात आती है ट्रांसप्लांट। तो हमारे इस क्लाइमेट में सितंबर के महीने में बेस्ट प्लांटेशन की टाइमिंग है चेरी टोमेटो की। किसान भाइयों, चेरी टमाटर लगाते समय इसमें पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं तथा क्यारी से क्यारी की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि पौधे की अच्छी बढ़वार और अच्छी उपज हो सके। सितंबर के बाद फिर हमें क्या करना होता है, 2 महीने जैसे ग्रोथ में आता है फिर हम उसको एक धागे से बांधते हैं। फिर हम धीरे धीरे इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रूनिंग करनी है, पत्तियों को काटना है, पॉलिनेशन करना है, बेंडिंग करनी है पौधे की। तो ये काफ़ी कुछ क्रियाएं हम यहाँ फार्मर्स को एज ए ट्रेनिंग भी बताते रहते हैं और फार्मर्स यहाँ से करके सीख भी रहे हैं। चेरी टमाटर से अधिक उपज पाने के लिए ड्रिप प्रणाली के द्वारा विभिन्न खाद को पानी में मिलाकर सिंचाई की जाती है। शुरुआत में 19-19-19 2 किलो 3 दिन के अंतराल में दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52-34 3 दिन के अंतराल में दिया जाता है।
फल लगने पर 0.052 किलो 3 दिन के अंतराल में दिया जाता है। कई किसानों के पास कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ऐसे में किसान सॉयल लेस मीडिया में चेरी टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसको किस प्रकार तैयार करें और इसमें पौधे का रोपण किस प्रकार किया जाए। सॉइललेस में हम क्या करते हैं, हमें मिट्टी का कोई उपयोग नहीं करना है। इस केस में हमें कोकोपिट, जो नारियल का बुरादा होता है, नारियल के छिलके का जो ऊपर का कवर होता है, उसको हम क्रैश करके, वो मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें परलाइट आता है और एक वर्मी कोलाइट आता है। ये हम 3-1-1 ये 3 रेशियो हम रेडी करते हैं और ये हम पॉलीथीन बैग आते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं। पॉलीथीन बैग में हम इनको मीडिया को डालकर और यहाँ हम सीधा पौधा लगा सकते हैं इसके अंदर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। अगले 48 घंटे तक जो है मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है और आसमान पर आंशिक बादल भी छा सकते हैं और शाम के समय तेज हवा या धूल भरी आंधी भी आ सकती है। मौसम की बात है, आने वाले समय में जो है आमतौर पर जो तापमान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मई और जून जो आम गर्मी का महीना मानते हैं वो तो गर्मी बढ़ेगी उसमें, और 1-2 बीच में जो है छुट बूंदाबांदी भी हो सकती है इस दौरान। मैं अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जो उनका जो भूसा जो कंबाइन से गेहूँ निकलवाते हैं, कई बार वो भूसा रह जाता है तो किसान भाई उसको जला देते हैं। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये उस भूसे में आग न लगाएं, क्योंकि इससे जो हमारा फ्लोरा है वो उनकी मृत्यु या कह सकते हैं नष्ट हो जाता है, तो उसके हमारी जो उपजाऊ है क्षमता है सॉइल की वो भी घटती है। और एक सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है, जो वातावरण दूषित होता है, उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा और अपील भी करूँगा कि वो इस भूसे को ना दें। जो सब्जी जहाँ उगाते हैं वहाँ लगातार जो है 1-2 दिन के इंटरवल पे पानी की जरूरत पड़ती है, और मैं किसान भाइयों को सलाह भी देता हूँ कि आने वाले समय में इस दौरान जो है तेज हवा चलने की वजह से जो है अपनी सब्जियों में हल्की सिंचाई करते रहें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिरटी, जिला हिसार के कृषक सुरेंद्र कुमार ने। यह सूक्ष्म सिंचाई यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस पे काफी मदद दे रही है, काफी सालों से दे रही है लगातार। इस साल जो है किसानों को, जो छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम के किसान हैं, वो उनके ऊपर लगभग 65% सब्सिडी है उनको, और जो बड़े किसान हैं उनको लगभग 55% के लगभग सब्सिडी मिलती है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कुछ जो माइक्रो इरिगेशन जो कंपनियां लगाती हैं इसको, वो पैनल कर रखी है। तो किसान किसी भी एक कंपनी से 2 कंपनी से कंपेयर करके जिससे सही लगे उससे बात कर सकता है और ड्रिप इरिगेशन लगवा सकता है। बागवानी विभाग में आजकल सारा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन कंपनी वाले या किसान उसके ऊपर अपनी फाइल लगा देते हैं और फिर बागवानी विभाग से उसकी स्वीकृति मिल जाती है। और जब सिस्टम लग जाएगा उस टाइम इंस्पेक्शन होगी
और रिसेप्शन करके अगर वो सही पाई जाती तो खाते में किसान के में सब्सिडी चली जाती। अब बात आती है इस पद्धति को अपनाने पर आने वाले खर्चे की, तो किसान भाइयों को ये भी जान लेना जरूरी है कि इस पद्धति को अपनाने पर आने वाला खर्चा मुख्यतः फसल पर निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। जैसे बाग लगाएगा, बाग अगर उसकी लाइन 20 बाई 20 फीट पे है तो उस पे थोड़ा आएगा, किसी की लाइन 10 बाई 10 फीट पे तो उस पे ज्यादा आएगा, और मान लो सब्जी में लगाएगा तो वहाँ पे 2.5 फुट पे लाइनें है तो वहाँ ज्यादा आएगा। ये वेरी करता है किस उसके ऊपर लगानी जा रही है। तो ये मतलब खर्चा तो समझो कि 20,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए भी हो सकता है, 30,000 रुपए भी हो सकता है। ये तो किस क्रॉप पे लगाई जाती है उसके ऊपर खर्चा निर्भर करता है। देखिए, अगर हमारे यहाँ जैसा कि अक्सर देखा गया है पानी की कमी काफ़ी किसान महसूस करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वैज्ञानिक विधि टपका या फुहारा सिंचाई प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, वनस्पति की पारंपरिक विधि। जब हम ये वैज्ञानिक विधि टपका सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम जब हम अपनाते हैं तो हमें खास करके ये ध्यान रखना है कि किस तरह की फसल है और किस तरह की हमारी भूमि है। ड्रिप विधि रेतीली और खारिया जमीन व खारा पानी के लिए भी अनुकूल है। इस विधि द्वारा लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि को बिना समतल किए इससे समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। ये विधि बागवानी तथा सब्जी फसलों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। और इसके साथ साथ ऐसी फसलें जो कुछ दूरी पर लगाई जाती हो, जैसे कि बागवानी की सभी फसलें, सब्जियों वाली फसलें, कपास की फसल और गन्ने की फसल, तो इनमें हम टपका सिंचाई प्रणाली लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर जो प्रणाली है या फुहारा सिंचाई प्रणाली है उसको हम लगभग सभी फसलों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन विधियों के जो हमारी वैज्ञानिक विधियां हैं इनका फायदा ये है, इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 60 से 70% तक की बचत के साथ मजदूरी की भी बचत हो जाती है। सही तरीके से जल प्रबंधन करने पर भूमि में वायु और जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं तथा हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी, और जो हमारे को उत्पादन मिलता है इससे, जैसे फल मिलते हैं या सब्जियां मिलती है, कोई भी पैदावार है उसकी जो क्वालिटी है वो भी उत्तम मिलती है हमें, जिससे कि बाजार में उसका भाव भी अच्छा मिलता है। इसके अन्य फायदे ये हैं कि इससे खेत में खरपतवार कम होती है, जिससे कि हमारे को मजदूरों की कम आवश्यकता पड़ेगी, खेत में हमारे को कम से कम खर्चे करने पड़ेंगे, खेत को लेवल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रणाली के इनके कुछ फायदे। इसी तरह स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है, उससे भी पानी की काफी बचत होती है, लेकिन उस प्रणाली में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि जहां तक संभव हो सके सिंचाई करते टाइम ठंडे समय का चुनाव करें। जैसे सुबह सुबह जल्दी कर सकते हैं या शाम को देर से कर सकते हैं। गर्मी के समय अगर हम इससे बच सकते हैं, इसकी सिंचाई उस समय ना करें, क्योंकि खास करके अगर हमारे पानी में जो है नमक वगैरह हो या पानी की जो क्वालिटी है वो उत्तम ना हो, तो ठंडे समय में करने से इससे ज्यादा फायदे हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पहलेवाड़ जिला सोनीपत के कृषक शरद सिंह ने। यह मछली पालन के साथ सब्जियों की खेती कैसे करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो शरद सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि भी स्मॉल लैंड होल्डिंग जो फार्मर हैं वो एक ही लैंड से दो तरीके की फसल ले सकते हैं। इसमें कैसे फसल ले सकते हैं, जैसे वो ये कहते हैं भी अगर 1 हेक्टेयर किसी के पास जगह है तो 1 हेक्टेयर के अंदर वो पोंड बनाए, प्रॉपर तरीके से उसकी स्टॉकिंग करें, उसको फीडिंग करें। तो मछली अगर 1 हेक्टेयर से, मान लो कि भी 1 हेक्टेयर से उनको साल में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर मछली से होना है, तो यूँ कहते हैं कि भी उसी लैंड को आप सब्जियां उगाने के लिए भी यूज़ करो। हमारे यहाँ जो फ्लोटर्स होते हैं जिनको थर्माकोल का वेस्टेज बोलते हैं, जो गलियों में उड़ता फिरता है, उन्होंने उसको इकट्ठा कराया। इकट्ठा कराने के बाद उस फ्लोटर के अंदर उन्होंने होल्स करे और जो है फाउंडेशन सीड जो होते हैं, रेड येलो कैप्सिकम, ग्रीन कुकम्बर्स, चेरी टमाटो, जो महंगी एक्सपेंसिव आपकी सब्जियां जो पोली हाउस के टेम्परेचर में ग्रो करती हैं, तो उन्होंने इस फ्लोटर्स के अंदर उनको लगाया। और लगाने के बाद ये टोटली सॉइल लेस टेक्निक है, इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी यूज़ नहीं करते। इसके अंदर जो एक अलग टाइप का कोकोपैड मीडिया बोलते हैं उसको 1:1 रेशो में देसी खाद के साथ मिला के उसको पौधे को लगाया जाता है। और लगाने के बाद सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम जो है पेड़ा लगा दिया, उसके बाद आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम उसको पानी देना है। नेक्स्ट टाइम से उसको आपने ना पानी देना है ना आपने खाद देना है। उसका कारण ये है क्योंकि उस तालाब में आप मछली पाल रहे हो। जब आप मछली को खाना डाल रहे हो तो मछली जो खाना कंज्यूम कर लेगी,
खाने कंज्यूम करने के बाद मछली का जो वेस्ट होगा, जो एक्सक्रीट होगा, उससे प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए या प्लांट को अमोनिया चाहिए, जो बाकी उसको रिच मिनरल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, उसकी रूट्स ऑटोमेटिक पानी से सक करेंगी। जितना पानी उसको डेली चाहिए तो मतलब वो सब करेंगे। अगर मान लो एक पौधा हमने आज लगाया और करीब करीब 60 से 70 दिन में उस पर ब्लूमिंग होनी चाहिए, आम जमीन में अगर हम लगाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, अगर हमने आज पौधा लगाया तो मैंने यहाँ रिजल्ट देखा है 27 दिन के अंदर उसके अंदर ब्लूमिंग होगी, उसके ऊपर फल लग चुके हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां, पशुओं में होने वाली ब्रूसीलोसिस रोग के लक्षण और उपाय योजना। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।